टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और ईस्ट यूपी के इंचार्ज वीरेंद्र चौधरी साहब से। नमस्कार चौधरी साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत। नमस्कार। प्राइम टीवी देखने वाले सभी शुभचिंतकों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। चौधरी साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे? देखिए भाई ओपी जी, आप जानते हैं हम लोग शुद्ध किसान परिवार में हैं। किसान परिवार में जन्म लिए तो किसान तो गांव में ही रहता है। मेरी तो जन्म ही गांव में हुआ है। मैं अपने गांव में जन्म लिया और शुरुआती शिक्षा मैं अपने गांव से शुरू किया। प्राइमरी की एजुकेशन जो है हमने अपने गांव से पूरी की। पिताजी मेरे एक किसान थे, मध्यम वर्गीय परिवार, एक अच्छी किसान परिवार में जन्म लेने के नाते शिक्षा दीक्षा पे उनका बहुत ध्यान रहता था। इसलिए उन्होंने हमको पढ़ाने के लिए फिर हमारे बड़े भाई साहब जो रेलवे में काम करते थे उनके साथ भेज दिया। मैं रायबरेली में अपनी बचपन का दायरा जो 9 से 12 का होता है, 9 to 12, मैंने रायबरेली से अपनी स्कूलिंग की और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद रायबरेली से मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में हॉस्टल में रहते थे। यहाँ से बीएससी के लिए मैंने अपना अप्लाई किया। बीएससी कर रहा था, बीच में ही मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, जहाँ पे मुझे जाके 1986 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया। 1991 में मैं इंजीनियरिंग पास आउट होके फर्स्ट क्लास पास करने के बाद मैं वापस आया और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में लग गया। चौधरी साहब, आप सिविल इंजीनियर रहे, बहुत अच्छे स्कॉलर रहे। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप सोशल इंजीनियरिंग और फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के पेशे में कैसे आ गए? पेशे नहीं, सेवा में कैसे आ गए? हाँ, आपने ही सुधार लिया। मैं तो आपकी बात पे ही कहना चाह रहा था कि मैं तो सेवा की भावना से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में आया था। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो मेरे पिताजी किसान के साथ साथ क्षेत्रीय मैंने लोकल राजनीति में उनका शुरू से प्रभाव रहा है। इससे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था हुआ करती थी, जिससे आप जानते हैं ग्राम प्रधान के साथ साथ एक सरपंच भी हुआ करते थे जो न्याय पंचायत स्तर पर चुने जाते थे। तो मेरे पिताजी उस जमाने में बताते हैं, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, जब वो हाथ उठा के प्रधान होते थे, जब वो सिंबल भी नहीं होता था, लोग गांव में हाथ खड़ा करते थे, सामने सामने वोटिंग होती थी, उस समय प्रधान हुए। पहली बार पंचायती राज जो लागू हुआ वो पहली बार हाथ उठवा के प्रधान हुए। उसके बाद जैसे ही सरपंची व्यवस्था लागू हुई वो लगातार अपने न्याय पंचायत से लगातार, और जब तक वो व्यवस्था लागू रहे, मेरे ख्याल से मैं जब छोटा था बचपन में, 1980 का ज़माना था, तो मुझे हल्का हल्का याद आता है, तब भी वो लाल बस्ता रख के वहाँ पे उनकी अदालत चलती थी और वहाँ पे उनको लीगल पावर होता था। और मुझे याद है कि वो कहा जाता था सरपंच का जो लोअर कोर्ट मानी जाती थी सबसे, उसके फैसले हाई कोर्ट में भी मान्य होते थे। ऐसा उस समय की व्यवस्था थी। उस समय मेरे पिताजी सरपंच हुआ करते थे। चौधरी साहब, आप कमेरा समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश को जहाँ तक या उत्तर भारत को देखा जाए, आप जिस समाज से आते हैं, खेती खलिहानी में बहुत आगे है समाज, मेहनत मशक्कत के उस समाज से आते हैं। आप कांग्रेस पार्टी में आप नई लीडरशिप जो आई है अजय कुमार लल्लू साहब को, अगर आप हायरकी में देखा जाए तो आप दूसरे पायदान पर हैं, नंबर 2 पर हैं। ईस्ट यूपी का पूरा इंचार्ज आपको कांग्रेस ने बनाया है। आपकी पढ़ाई लिखाई, ये सहयोग सानिध्य कहा जाएगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई रायबरेली में हुई और प्रियंका दीदी के बड़े नज़दीकी लोगों में उत्तर प्रदेश में आप शुमार होते हैं। ये जो सौभाग्य आपको मिला है नेता के नज़दीक काम करने का, चाहे वो प्रियंका दीदी हो, चाहे संदीप सिंह जी हो और चाहे अजय कुमार लल्लू साहब हो, इस परिप्रेक्ष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपसे बहुत, आपकी बातों से मैं उसी से जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं कि मेरा ये सौभाग्य है, निश्चित रूप से यादव जी, मेरा सौभाग्य है कि मेरा बचपन रायबरेली में बीता। और उस समय रायबरेली में गांधी परिवार की और खास करके इस देश की सबसे मजबूत नेता, जिन्हें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहाँ की सांसद हुआ करती थी, वहाँ की सांसद हुआ करती थी, देश की प्रधानमंत्री थी। मेरा तो सौभाग्य था कि मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन वो मेरा बाल्यकाल था, मैं बचपन में था। फिर भी मेरा इंटरेस्ट होता था, जब भी इंदिरा जी वहाँ पे कोई कार्यक्रम करती थी तो एनएसयूआई के हमारे दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ में चला जाता था और मैं उनकी मीटिंगें देखा करता था। और जो तेज था वो दुनिया में, जो वो विख्यात हैं, वो देश क्या कहूँ, पूरे दुनिया में उनकी शख्सियत थी। ऐसी शख्सियत को देखता था तो मुझे भी लगता था कि राजनीति में ऐसे लोगों की, देश में अगर ऐसे लोग हैं तो राजनीति भी एक समाज सेवा से जुड़ा है, तो हमें राजनीति जाना चाहिए। लेकिन मेरे परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था, मेरे पिताजी ऐसे उस परिवार से थे, वो चाहते थे मेरे बच्चे आगे बढ़ें और पढ़े लिखें। बड़े भाई मेरे पहले से इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कराने का एक सपना देख रखा था।
तो चूँकि परिवार का सपना था, इसलिए मैंने उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने प्रयास किया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और इंजीनियर बना। चौधरी साहब, आप ईस्ट यूपी के इंचार्ज हैं। लगभग मान के चलिए कि 403 की उत्तर प्रदेश की असेंबली है, लगभग 200 सीटों के आसपास आपको मूवमेंट करनी पड़ रही है और बहुत टफ चुनौती थी जब आप प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ आपने ढांचा खड़ा कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया। वो चाहे बूथ लेवल पे हो, चाहे सेक्टर लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे है। पूरे 833 ब्लॉक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मोटा मोटा। तो ये मान लीजिए कि 400 ब्लॉकों पर आपकी मूवमेंट हो रही है। उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। आपने 96 का चुनाव बीएसपी के साथ लड़ा और 17 का चुनाव आपने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा। दो पार्टियों के साथ आपने अलायंस किया। आज आप एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का, एकला चलो की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। एक महती भूमिका है आपकी, चाहे सलाहकार मंडल हो उसमें भी और चाहे संघर्ष मंडल हो उसमें भी। तो संघर्ष और सलाहकार के बीच में जो तारतम्य आपने बैठाया है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे और ग्राउंड पे क्या संभावनाएं अब दिख रही हैं आपको कांग्रेस की? यादव जी, ऐसा आप जानते हैं, आपने कहा भी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता से बाहर है। 1989 में हमारी अंतिम बार सरकार से बनी थी, उसके बाद आज तक हम सरकार में नहीं शामिल हो पाए या हमें जनता ने वहाँ मौका नहीं दिया यहाँ पे। लेकिन जब मुझे उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई, वो पिछले साल 7 अक्टूबर है, लगभग 1 साल का वक्त होने जा रहा है। और ये जिम्मेदारी, मैं तो उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को और अजय कुमार लल्लू जी को साथ साथ, कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा और विश्वास करके इस जिम्मेदारी को सौंपा। इससे पहले भी जैसा आप जानते हैं मैं कांग्रेस के संगठन में काम किया हूँ और कांग्रेस में मैं 2013 से 15 तक मैं कोऑर्डिनेटर था और एक जोन का कोऑर्डिनेटर था, 10 लोकसभाओं का इंचार्ज था मैं वहाँ पे। तो हमने संगठन में काम किया था। ये सच है, ये सच्चाई है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन अगर इस तरह ही रहा होता तो फिर सत्ता में हम जरूर वापस हुए होते। तो हमारे नेता ने विश्वास किया और हम नेता के विश्वास पे अपनी पूरी ताकत के साथ जो हमें कार्य मिला उसको उन्होंने पूरी ताकत के साथ, हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ने, पूरा अजय कुमार लल्लू जी के साथ जितने भी लोग थे सब ने जमीन पे जाके काम करना शुरू किया और संगठन का नया ढांचा तैयार करने का प्रयास किया। और उस नए ढांचे को हम लोगों ने कम समय में, जबकि इसमें कठिन समय था, कोरोना काल भी इसमें चल रहा था और 25 मार्च से लगातार लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी। लॉकडाउन में हमने संगठन का काम छोड़ के जनता की सेवा में अपना लगाया। आप जानते ही हैं कि हमारे नेता ने विशेष रुचि जगाई और उन्होंने निचले स्तर पर जाके अपने कार्यकर्ताओं के गांव-गांव तक भेज के, सड़कों पे जिस तरह प्रवासी मजदूर चल रहे थे उनके बीच में जाना, उनके लिए जो भी सुविधा हमारी क्षमता के हिसाब से होती थी, हमारे कार्यकर्ताओं के हिसाब से होती थी, हमारे नेता की तरफ से होती थी, उनको वहां तक पहुंचाने का काम के साथ साथ हम लोगों ने संगठन का काम पूरा किया। और मैं बताना चाहता हूं आपसे कि हम लोग आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले में अपना पूरा जिले की कमेटी, जिला का संगठन का ढांचा तैयार करके खड़ा कर दिए हैं। आज चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश में नया आपका संगठन आया है और आपके नई लीडरशिप काम कर रही है। जो लीडरशिप ने जो काम किया, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग आंदोलनों से आए लोग पदाधिकारी बनाए गए। एक उहापोह की भी स्थिति बनी। कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के लोग थे, सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग थे, वामसे बैकग्राउंड के लोग थे, किसान आंदोलन से आए लोग थे और भी कुछ सूफियाना अंदाज के नेता सक्रिय हुए और गंगा जमनी तहजीब के लोगों को भी आपने प्रमोट किया। निश्चित तौर पर एक गंगा जमनी तहजीब, एक गुलदस्ता जो तैयार हुआ संगठन का, वो समाज के सारे तबकों को लेकर के चलने की बात हुई, उस पर काम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जाति एक सच्चाई है और जो भी राजनीतिक दल हो, 2007 से आप उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपने भी अपने राजनीतिक जीवन के दर्शन में देखा होगा कि क्योंकि कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं करती, वो होल की बात करती है। उत्तर प्रदेश में जाति के प्रयोग लगातार होते रहे हैं, ये 89 से नहीं हो रहे हैं, ये 62-67 से हो रहे हैं, 52-57 से हो रहे हैं। इस जाति के प्रयोग में कांग्रेस अपने आप को कहाँ फिट मानती? जैसा आपने शुरू में कहा यादव जी कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी जब से प्रभारी बनी, आदरणीय नेता हमारी प्रियंका जी प्रभारी हुई हैं, लगातार लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया और समाज के जैसे जो सोशल वर्कर हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं किसानों के लिए, या जो कुछ जातीय संगठन चलाते हैं, और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पुराने से लेकर छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं से मिलने
कुल लगभग 5,000 लोगों से मिलने के बाद संवाद किया। उन्होंने सीधा संवाद 1-to-1 मीटिंग की, और उस संवाद के बाद उन्होंने उसमें से चुनिंदा लोगों को, जो उन्हें लगा कि समाज को एक नया रूप दे सकते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ के अपने कांग्रेस की संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे तमाम वर्गों, और जिन वर्गों का आपने नाम लिया उन सब में चुन के उन्होंने कांग्रेस की नई टीम बनाई है। जो टीम आपके सामने नजर आ रही, हमारी नेता और हमारी पार्टी की सोच कभी जातिवादी नहीं रही है। हम संपूर्ण समाज की बात करते हैं, सबको लेके साथ चलने की बात करते हैं, और हम उसको उस पर कायम भी हैं और आगे रहेंगे भी। इसलिए आपको जो टीम नजर आती है यह है, विभिन्न वर्गों से लोग आए हैं। ये हमारे नेता ने इनको खुद संवाद करके, उनसे बात करके उनको चुना है और इस टीम में उन्हें शामिल किया है। चौधरी साहब, 2017 का चुनाव आप समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में लड़े, लगभग 100 सीटें आपके कोटे में आई, फ्रेंडली फाइट भी हो गई 10-12 सीटों पर, मोटा मोटा 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो गई, और कहीं कहीं तो सिंबल कांग्रेस तक का था, कैंडिडेट आपके बगल में ही चिंता यादव कांग्रेस की कैंडिडेट थी, और अब समाजवादी पार्टी में, लखनऊ में अनुराग भदौरिया, बहुत सारे ऐसे दीगर केस हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े। एक तरह से फ्रेंडली फाइट भी कुछ सीटों पर हुई, करीब 300 सीटों पे मोटा मोटा आपका संगठन भी अलायंस के बाद दरका, और जो कैंडिडेचर थे वो भी मूवमेंट कर गए, कहाँ गए वो अलग की बात है। अब चूंकि परिस्थितियाँ बहुत जटिल हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी नित नए प्रयोग, सियासी प्रयोग करती है, और चूंकि आपका जो वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी की तरफ मुखातिब हुआ, दलित बीएसपी की तरफ गया, मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ गया, बड़ी चुनौती है आपकी पूरी लीडरशिप को। और उत्तर प्रदेश में लगभग 7 या 8 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। पिछला बाई इलेक्शन भी आपने बहुत अच्छा लड़ा, प्रतापगढ़ में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और इमरान मलिक साहब, वहाँ भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। कांग्रेस ने वहाँ पिछले बाई इलेक्शन में भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था, नई नई लीडरशिप आई थी। तो बाई इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, और 15 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली के चुनाव को, चूंकि आपकी सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहुत तेज चल रही है, बूथों पर जा रही, पहली बार उत्तर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल का पदाधिकारी ब्लॉकों की मीटिंग में बैठ रहा है, बड़ा अभिनव प्रयोग कांग्रेस कर रही। कैसे परिभाषित करेंगे बाई इलेक्शन को, 15 महीने बाद आने वाले जनरल इलेक्शन? आपने जहां से शुरू किया मैं वहीं से शुरू करता हूं। आपने कहा कि 2017 में हमने चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी समझौते के साथ लड़े, 100 सीटें हमारी और कुछ सीटें फ्रेंडली फाइट की मिला के, मतलब लगभग 112 सीटों पे हमारे कैंडिडेट आए, और बाकी सीटें समाजवादी के खाते में गई। निश्चित रूप से हमारे लिए कठिन दौर था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें इसका एहसास भी हुआ, हमारे नेता ने भी इसको देखा, और उन्होंने 19 के बाद से लगातार उन जगहों पे, जिन जगहों पे हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे, आज हम भी उन संगठन में उन दौर से देख रहे हैं जब, तो हम लोगों ने उस नया संगठन का ढांचा तैयार किया कि पहले संगठन खड़ा हो जाएगा तो प्रत्याशी तो निश्चित रूप से उसमें बीच में आ ही जाएंगे, और उन सीटों पे, उन जगहों पे जहां पे हमारे प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन संगठन तो मेरा पहले से काम कर रहा था, हो सकता है कुछ इधर उधर हुआ हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सत्य है कि आज हमने उन सब सीटों पे, उन जगहों पे, उन जिलों में जो संगठन खड़ा किया है, जिले के संगठन से हमने जो महासचिव बनाए हैं, उनको विधानसभाओं का प्रभारी बनाया गया है, उन सभी जगहों पे हमने संगठन का नया ढांचा तैयार कर लिया, और हमारे साथ ही मजबूती से उन जगहों पे भी संगठन का काम निचले स्तर पे, जो न्याय पंचायत स्तर है और ग्राम पंचायत स्तर तक काम करने में लगे हुए हैं। इस ढांचे से जो हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में आने वाले हमारे समय में हमें वो सब विधानसभाओं पे अकेले चुनाव लड़ने के समय भी हमारे पास एक मजबूत संगठन तैयार होगा। चौधरी साहब, 2012 का चुनाव आपने जब लड़ा, उसमें ज्यादातर बेनी प्रसाद जी उस समय पार्टी में हुआ करते थे। 2012 में बहुत सारे ऐसे सिंबल गए जो दूसरी विचारधारा के लोग थे, और चुनाव के तुरंत बाद वो पलायन कर गए, बहुत कम लोग बचे हुए हैं। 2012 की अगर आप 403 सीटों की लिस्ट उठा के कांग्रेस पार्टी की देखें, तो बहुत सारे आपके मित्र हैं जो बीएसपी में नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी में, दीगर दलों में नजर आएंगे, कहीं ना कहीं वो पलायनवादी हो गए। आपकी जो नेता है प्रियंका गांधी जी, वो पूर्वा प्रमुख की बात करती हैं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट कांग्रेस लेके आ रही, पूर्वा प्रमुख, जैसे बीजेपी पन्ना प्रमुख की बात कर रही है। आप कानपुर से लेकर के आगरा के बीच में आपका बूथों पे संगठन की क्या स्थिति है आप जानते हैं। अर्बन एरिया में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की स्थिति है, लेकिन चूंकि जो सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना है, आप याद करिए 80-84 का वो दौर, जब लक्ष्मी शंकर यादव, बलराम सिंह यादव, स्वामी प्रसाद लोधी साहब हो गए, चौधरी नरेंद्र सिंह साहब हो गए, बहुत सारे बैकवर्ड फेज थे उत्तर प्रदेश के। आप प्रमुख बैकवर्ड चेहरे के रूप में भी आप देखे जाते हैं।
इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति क्या कांग्रेस उस स्थिति तक पहुंच गई है? अजय कुमार लल्लू साहब इस उस स्थिति को अंजाम, चूंकि संघर्ष के मामले में देखा जाए तो कांग्रेस ने इस बीच में कांग्रेस के नेहरू भवन से लेकर के और जीपीओ तक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी संघर्ष में दिख रही है सरकार के खिलाफ तो कांग्रेस दिख रही है, लेकिन ग्राउंड का जो तारतम्य है उसको आपने कैसे बैठाया या कैसे बैठाने जा रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आप ये मानते हैं कि अगर संघर्ष में अगर कोई दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिख रही है। ये हम लोगों ने लगातार सड़कों पे संघर्ष किया, आप मानते भी हैं। तो अगर वो नेहरू भवन से जीपीयू तक आप यहाँ देखते हैं तो हमारे जिले का अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक का अध्यक्ष, वो अपने ब्लॉकों पे भी उस तरह का संघर्ष करता है, वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जिले पे हमारे जिले की कमेटियों ने भी संघर्ष किया है, और वो चाहे जिस जिले मुख्यालय पर रहे हो, चाहे वो किसान मिल रहा हो, चाहे कोरोना काल में किट का घोटाला रहा हो, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला रहा हो, जितने भी, चाहे पीडब्ल्यूडी घोटाला रहा हो, चाहे चारा का पशुपालन घोटाला आया उत्तर प्रदेश सरकार के, जितने भी इस सरकार के कार्यों के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर रहा हो, सब में कांग्रेस आपको सड़क पे दिखाई पड़ती है। वो संघर्ष हमारे नेता ने किया है। हमारे नेता के कुशल मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सड़कों पे आके अपने कार्यकर्ताओं की ताकत को दिखाई है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जो सड़कों पे आके जनता के हितों के लिए संघर्ष कर सकती है। चौधरी साहब, आपकी नेता प्रियंका गांधी जी के बहुत नजदीकी लोगों में आप उत्तर प्रदेश में शुमार होते हैं। उनके व्यक्तित्व को और उनके सियासी मिजाज को आप कैसे परिभाषित करेंगे? कैसे ऊर्जा मिलती है, कहाँ से वो संजीवनी मिलती है जो आप मूवमेंट ग्राउंड पे कर रहे हैं? 1989 से आप सत्ता में नहीं है, वो जो होता है एक मैजिक, वो आपको कहाँ से मिल रहा है? आप मानते हैं इस चीज को? निश्चित है, धन्यवाद है आपका कि हमारे नेता के अंदर वो ताकत है, वो उनके अंदर संगठनात्मक क्षमता है, और उन्होंने वो भले बाद में उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई है, उसके पहले भी हमारी नेता लगातार रायबरेली और अमेठी में बूथ स्तर से लेकर ग्राम पंचायत और पूर्वा प्रमुखों तक के संपर्क में रहती थी, और उन्होंने जमीन पे जाके, वो चाहे आदरणीय सोनिया जी का चुनाव का संचालन रहा हो, चाहे भाई आदरणीय राहुल गांधी जी के चुनाव का संचालन रहा हो, वो खुद करती थी, और उन्होंने उस जनता के बीच में जाके, पूर्वा पे जाके, छोटे लोगों के बीच में जाके, महिलाओं के ग्रुप में जाके, किसानों के ग्रुप में जाके, रिक्शा चालकों के ग्रुप में जाके, उन्होंने जो अनुभव लिया था अपने जीवन का, उस जीवन के अनुभव को वो अब आके उत्तर प्रदेश में अपना वो पुराना अनुभव जो है वो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में लाके हम कार्यकर्ताओं के बीच में उसका वो शेयर करती हैं, जिससे हम लोगों को एक अच्छी ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हमें अपने नेता से साथ काम करने का जो मौका मिला है, हम हमारे सभी साथी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग उसको दूनी ऊर्जा के साथ करते हैं, जिससे कि वो नेता को उस जो कार्य का टास्क मिला है उस टास्क को हम नेता के सामने जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। इसलिए ये टीम मेहनत से कर रही है और वो उनसे ऊर्जा का और उनसे मार्गदर्शन काम करती है। चौधरी साहब, आप पार्टी के काफ़ी ट्रेनिंग सेमिनार्स में जाते हैं, लगातार जाते रहते हैं, और कांग्रेस ने इस बीच में कल्चर भी डेवलप किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे लगातार ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित। अभी आपने छत्तीसगढ़ में रायपुर में बहुत ऑल इंडिया लेवल पे एक सेमिनार किया जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता, सिलेक्टेड कार्यकर्ता गए। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उस धारा में मूवमेंट कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो सोशल इंजीनियरिंग का वायरिंग सिस्टम है, चूँकि आप कमेरा समाज से आते हैं और कांग्रेस का इस टीपी के एक बड़े बैकवर्ड फेस के रूप में है, तो कहीं ना कहीं उसको आपने परखा भी है, और आपकी सियासी जमीन भी बीएसपी से रही है, तो सामाजिक न्याय के दर्शन को भी आपने और ज़्यादा गंभीरता से समझा है। मेरे कहने का सेंस ये है कि जो वायरिंग सिस्टम है, बूथों का वायरिंग सिस्टम, इसको लेकर के कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आपकी नेता या आपके स्टेट प्रेसिडेंट या आपकी पूरी टीम लेकर के आ रही है? नहीं, हमने जो दायरा, देखिए सोशल इंजीनियरिंग का काम आप समझते ही हैं, बूथ के वायरिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। बूथ का वायरिंग सिस्टम की बात, अभी वो बूथों पे हम काम करना शुरू किए हैं, और हम उसको पूरे उस हिसाब से ही बनाएंगे बूथ को, जिससे कि समाज का जो ताना बना है, जो गांव में निचले स्तर पे है, जो गांव का जो सोशल इंजीनियरिंग है उस गांव की, उस हिसाब से जो प्रमुखता है, प्रमुख रूप से जो जानी जाती है राजनीतिक दलों के, राजनीतिक जातियों में भी है, उन सबको समायोजित करते हुए हम उस ताने बाने को बना रहे हैं, जिससे बूथों पे आपको वो समरसता नजर आए, वो भाईचारा नजर आए, वो चीज नजर आए जो हमें चाहिए, जो एक सोशल इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छी टीम होनी चाहिए। उस तरह का प्रयास हम उस बूथों पे करने जा रहे हैं। चौधरी साहब, बाई इलेक्शन की सुगबुगाहट है, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में अपनी कमेटियां बना के
चुनाव प्रत्याशियों के बारे में तय करने के लिए 8 सीटों पे प्रत्याशियों की सूची के लिए वहाँ पे कमेटियां जाके वो अपना दौरा कर चुकी हैं। और हमारे नेता ने तो इस चुनाव को इतनी गंभीरता से लिया है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी, राष्ट्रीय सचिव हैं जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उनको एक एक विधानसभाओं का इंचार्ज बना के उसी विधानसभा में रहने के लिए आदेशित कर दिया है और वो कैंप कर रहे हैं वहाँ पे। हमारी मेरे पूर्वी जोन में 3 विधानसभाएं हैं, चाहे वो बांगर मऊ उन्नाव की हो, चाहे मल्हनी जौनपुर की हो, चाहे देवरिया हो। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सचिन नायक जी देवरिया में कैंप कर रहे हैं, मल्हनी में आदरणीय बाजीराव खाड़े जी कैंप कर रहे हैं और केएल शर्मा जी की जिम्मेदारी बांगर मऊ में, वो वहाँ पे रह रहे हैं। आप सोचिए कितनी गंभीर हमारे नेता इस चुनाव को लेकर कि राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी गाँव में जाके अपना कैंप कर रहा है। इससे आपको गंभीरता का एहसास हो जा रहा होगा। चौधरी साहब, कुछ व्यक्तिगत बातें। 2007 में पहली बार आप बीएसपी के सिंबल पे फरिंदा का चुनाव लड़े। 2007 में ही बीएसपी की सरकार आ गई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, आप सदन नहीं जा पाए, कहीं मलाल है आपको? पहले चुनाव की मैं बात। देखिए, मैं तो आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि किसान परिवार में पैदा होने के नाते किसान की एक इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे। मेरी इच्छा थी मैं समाज सेवा में चला आया और बहुजन समाज पार्टी ने उसमें मुझे मौका दिया। कुछ नेताओं से मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे और मैं चुनाव लड़ा तो मैं भी ये सोचता था मैं चुनाव जीत जाऊंगा। जिस इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग के तहत हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी हमने अपनी जनता के बीच में काम किया, बाढ़ में काम किया था, तमाम काम मैंने चुनाव लड़ने से पहले किए थे, जनता के बीच में उनके हित के लिए लड़ाई लड़ता रहा। उसका परिणाम मुझे लगता था मिलेगा और मिला भी। मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे जनता ने चुनाव जिताया था। पहले ही चुनाव में 32,000 वोट से ऊपर मिल गए थे और मैं नंबर 2 था, बहुत कम वोट के मार्जिन से हारा था। लेकिन मुझे मलाल नहीं है, मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, मैं इतने कम वोट से हारा था। मैं अपने नेतृत्व से भी कहा, सरकार बनने के बाद हमारे नेताओं ने हमसे पूछा तो मैंने कहा नहीं, मैं जनता के जूत से चुनाव जीतना चाहता हूँ और मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। तब उस समय भी मुझे हमारे नेताओं ने कहा कि संगठन का काम करो, लखनऊ रहो, लेकिन मैंने साफ शब्दों मना किया, नहीं, मुझे उस जनता के बीच में रहना है और जनता से ही जीत के आना चाहता हूँ। चौधरी साहब, 2007 में आप बीएसपी से लड़े, 12 में आप कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, 15 में फिर आप बाई इलेक्शन लड़े, जो बाई इलेक्शन सिंगल बाई इलेक्शन था उत्तर प्रदेश का। उस समय कांग्रेस पार्टी में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत चर्चित चेहरे के रूप में आप थे। राजबब्बर साहब उस समय स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप ने भी पूरी मन लगा करके अगर फरिंदा में काम किया होता तो उसी समय आप, चूंकि सरकार से चुनाव हो रहा था, उस चुनाव को, सरकार से चुनाव लड़ना एक अपना अलग टेस्ट होता है। कैसे देखते हैं उस बाई इलेक्शन को आप? देखिए, कोई भी बाई इलेक्शन होता है वो आप निश्चित रूप से जानते हैं बहुत ही कठिन होता है। और जब उत्तर प्रदेश के इस राजनीतिक जो उत्तर प्रदेश में राजनीति की ये राजनीति का सबसे बड़ा क्षेत्र है, पूरे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश, और पूरे प्रदेश का मात्र एक चुनाव हो रहा हो तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कितना कठिन चुनाव होता है। मैं जानता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चुनाव, वो फिर विधानसभा का चुनाव, विधायक का चुनाव नहीं लड़ता है, फिर वो जो विरोधी जो लड़ता है वो सीधे सीएम से चुनाव लड़ता है, सीधे चीफ मिनिस्टर से चुनाव लड़ता है। मैं मानता था मेरी लड़ाई अखिलेश यादव जी से हो रही। माननीय अखिलेश यादव जी उस पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग करते थे। मुझे पता है कि उन्होंने पूरी प्रशासनिक अमला, पूरी कैबिनेट और पूरे 36 मिनिस्टरों को मेरे खिलाफ लगा रखा था। मैं उसी हिसाब से तैयारी करके चुनाव लड़ता। ये अलग बात है कि मुझे चुनाव में तो जनता ने उस समय भी मुझे चुनाव जिता दिया था। 58,800 वोट मुझे दिखाया गया था जो पटल पे। मैं नहीं मानता कि मेरा उतना वोट था, मैं तो जीता हुआ चुनाव था, जनता मुझे वहां भी जीता हुआ मानती थी। लेकिन वो हार, जो ईवीएम मशीन की जो पटल थी उस पर भले मुझे हारा दिखाया गया, लेकिन जनता की नज़रों में तब भी जीता था। और वो जीत मैं आज मैं आपसे बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं उसे हार भी नहीं मानता था कि मैं तो मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ रहा था। और एक कहावत गाँव में कही जाती है कि शासक वैद्य रसोइया इनसे जो टकराते हैं आखिर मारे जाते हैं। तो मैं तो जानता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ रहा हूँ। लास्ट आवर में मुझे जबरदस्ती हरा दिया जाएगा, वही हुआ था मेरे साथ। ये बात तो मैं जानता हूँ, अखिलेश जी भी मान रहे इस चीज को, क्योंकि जब मैं बाई इलेक्शन में आया तो उस जो जीता हुआ कैंडिडेट था, आपको इस बात को सुन के आपको पता भी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको पता होगा कि 2017 का जब चुनाव आया तो वो कैंडिडेट विनिंग हुआ और मैं लूजर था। मैं नंबर 2 का प्रत्याशी था। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस होने के बाद जब जीते हुए को टिकट मिलना चाहिए था तो हमारे नेता ने मुझे चुनाव लड़वाया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उस समय मेरी मदद किया और मुझे उन्होंने अपने विधायक को टिकट काट के टिकट दिया। मैं उनका धन्यवाद उसका बात का अभी भी देता हूँ कि उन्होंने उस विधायक को टिकट काट के मुझे टिकट दिया और मौका दिया लड़ने का। जनता ने फिर जिताया, लेकिन आप जानते हैं फिर वही हुआ। 17 के चुनाव में मैं 75,000 वोट पा के चुनाव हार गया। नहीं, बहुत कम वोट
वोटों से 17 हाँ, का बहुत मात्र कम। 1200 वोट से आप लूज किए। बहुत कम वोट से हारे। लगातार 3000 से जो भी हार हुई, हमने बहुत एनालिसिस किया है आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, 3000 वोटों से कम में आपकी हार जीत हुई है। कहाँ लैक हो रहा है फरीदा में? क्योंकि आप सियासी निर्मल खत्री साहब के कैबिनेट में हुआ करते थे, संगठनात्मक काम देख रहे थे, राज बब्बर साहब के जमाने में भी। आप तो बहुत ज्यादा महती भूमिका में हैं आप, तो ग्राउंड पे कितना समय दे पा रहे हैं, कहाँ लैक हो रहा है? क्योंकि आप बहुत विवादित चेहरा नहीं रहे, इंजीनियर हैं और बैलेंस बात करते हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या कोई नया रोड मैप अब लेकर के आ रहे हैं अगले नेक्स्ट 22 के असेंबली चुनाव? अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित रूप से मैं भी ये हमेशा एनालाइज करता रहता हूँ। चुनाव हारने के बाद मैं तो हारा नहीं मानता, कि मैं जब जनता के बीच में जिस दिन रिजल्ट आता है दूसरे दिन मैं निकलता हूँ, तो आम आदमी ये कहता है भाई आप तो चुनाव जीते थे, कैसे आप हार गए? तो मुझे लगता है या तो मशीनरी या तो फिर या तो ऊपर वाले का कुछ ही ऐसा वो हो। मैं तो नहीं मानता कि जनता मुझे चुनाव हराई है, क्योंकि अगर मैं कांग्रेस जैसे दल से 58,000 वोट और समझौते में 75,000 वोट पाता हूँ, तो ये तो महान उस जनता का आशीर्वाद है। और आप जानते हो मैं किसान परिवार से हूँ, मेरी कोई ठेकेदारी नहीं, मैं कैसे ऐसी भूमिका में भी नहीं रहा, मैं शुद्ध रूप से एक किसान परिवार में 24 आवर राजनीति में समय देता हूं। तो मैं जानते हैं आप, मैं आर्थिक रूप से चुनाव नहीं लड़ता, मैं उस जनता की ताकत से चुनाव लड़ता हूं, उस सामाजिक तौर से चुनाव लड़ता हूं, और जनता के प्यार और जनता के सामाजिक संबंधों का लाभ लेते हुए मैं उस चुनाव को लड़ता हूं। इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी या तो प्रशासनिक में कमी रह जाती है या कोई ऐसी कमी रह जाती है जिससे मैं उस 2000-3000 के जो गैप को नहीं भर पा रहा हूं। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि आने वाले समय को क्या ऐसा रोड मैप बना रहे हैं, वो हमारे नेता ने भी एक बार हमसे कहा ऐसा क्या कारण है कि वो रह जा रहा है। तो वो हमारी नेता की भी सोच है, हमारी भी सोच है उस लैग को पूरा करने की। हो सकता है आप जैसे लोग हैं राजनीतिक विश्लेषण, तमाम लोगों से मैं संपर्क में रहता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि उसको पूरा किया जाएगा। चौधरी साहब, 2022 की बात हम कर रहे हैं, आप फुल टाइमर पॉलिटिशियन हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई धंधा नहीं, खेती किसानी में भी बहुत कम समय देते हैं जी। आपके परिवार में आपके भाई देखते हैं सारा, आप फुल टाइम संगठन और कांग्रेस पार्टी। ऐसी स्थिति में परिवार को कैसे समय देते हैं, बच्चों को कैसे समय देते हैं? ये तो आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया मेरे से। ये सत्य है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, जो मेरा मानना है, हो सकता मेरी बात सच हो या गलत हो, अमूमन राजनीतिक व्यक्ति परिवार के लिए समय कम दे पाते हैं। और मैं जब से इस संगठन में राजनीति में आया हूँ उत्तर प्रदेश में 2000 से, पिछले वर्ष से, जब से प्रियंका जी ने मुझे इस जिम्मेदारी पर सौंपा है, तो मेरा समय परिवार के लिए बहुत कम हो गया है। इसका असर मेरे जीवन पे है, क्योंकि तमाम मेरे बच्चे और मेरा परिवार मुझसे दुखी रहता है, परेशान रहता है कि इनके पास समय नहीं है आज की तारीख में। लेकिन फिर भी वक्त निकाल के उनके लिए समय दिया जाता है और प्रयास करता हूँ कि उनके बीच में भी तो समय देता रहूँ। लेकिन पहला उद्देश्य, चूंकि मैंने जिम्मेदारी हमारे नेता ने जो समझ के मुझे दिया है, जो उनका विश्वास मेरे ऊपर है, उस विश्वास पे खरा उतरूं, इसलिए ज़्यादा समय मुझे राजनीति में देना पड़ता है। और मैं प्रयास भी करता हूं कि उस जितना भी समय हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा देके मैं उस कार्य को पूरा करूं जो नेता ने हमें विश्वास करके दिया है। आपके स्टेट प्रेसिडेंट अजय लल्लू साहब की लीडरशिप को और उनके सानिध्य को कैसे आप परिभाषित कर रहे हैं? अब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के बारे में तो हम क्या कहें, उनका व्यक्तित्व वो सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। उन्होंने तो संघर्षों के बल पे अपनी जिंदगी की कहानी शुरू की है। जैसा आप सब जानते हैं, पूरे मीडिया के चैनल जानता है कि संघर्षों की शुरुआत है उनकी जिंदगी की, और उस कठिन दौर से गुजरते हुए उन्हें राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो वो सारा कुछ उनका सब कुछ संघर्ष पे नहीं दिखता है। और मैं तो हमारे बगल के जिले के भी हैं, पहले से मेरे नज़दीक हैं, और मेरा उनका मौका, उनके कैबिनेट में मुझे काम करने का मौका मिला है, उनकी टीम में मैं हूँ, तो मुझे बहुत सी प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति कभी भी उसको अपनी संघर्षों पे, अपनी कॉन्फिडेंस पे अपने वो रहे और अच्छे नियत से काम करता रहे राजनीति में, तो सफलता उसके कदम चूमती है, ऐसा मुझे लगता है। चौधरी साहब, आप कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी जी, देश का जो सियासी पैरामीटर है 2024 का, उस पैरामीटर के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, देश 1996 की तरफ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का फिर गोल्डन पीरियड राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लौट रहा है? क्योंकि देश के हिंदी हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आप काम कर रहे हैं, बहुत नजदीक से देख रहे हैं पॉलिटिकल टेम्परामेंट किधर चेंज हो रहा है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी साहब की लीडरशिप? निस्संदेह राहुल गांधी जी की लीडरशिप, आप नहीं, मैं नहीं, इसमें पूरा देश, कोरोना से लेकर जितने भी पिछले दौर बीते हैं या जो कृषि बिल आया, आप उनके वक्तव्यों को देखिए। निश्चित रूप से आपका मीडिया, जनता के बीच, समाज के निचले वर्ग के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग अब यह मानना शुरू कर दिए कि राहुल गांधी जी ने जो चीजें कही हैं, जब जब उन्होंने कही वो चीजें अपनी खरी उतरी हैं। और उनके लीडरशिप का जो ग्राफ था,
जो उनके चाहने वालों का ग्राफ सर लंबी छलांग के साथ इस समय चल रहा है। और हमें तो पूरा यकीन है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड आपने कहा, उत्तर प्रदेश से देश की पार्लियामेंट का रास्ता जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यहाँ होती हैं। और हमारी इस 80 लोकसभा सीटों को देखने के लिए उस परिवार की एक ऐसी मजबूत शख्सियत यहाँ की प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो उन 80 सीटों के लिए ही रात दिन सोचती रहती हैं। तो हमें तो पूरा यकीन है आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी जी को देश का नेता बनने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके प्रियंका जी खड़ा कर देंगे, और आने वाले 24 में देश की राजनीति में राहुल गांधी का ही चेहरा होगा और कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा। चौधरी साहब, आप कमेरा समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से, बहुत मेहनत का समाज से आते हैं। चंदूलाल चंद्राकर साहब एक जमाने में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, पटोले साहब स्पीकर हैं, चौधरी नरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की एक इबारत लिखते थे। अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? इन नेताओं से क्या प्रेरणा ले रहे हैं? मैं बहुत इंस्पायरेशन, बहुत प्रेरणा इन नेताओं से मुझे मिलती है, लेकिन ये इन सब से तुलना करना मुझे बहुत, मैं उनसे अपनी कभी तुलना भी नहीं सोच सकता। तो बहुत बड़े शख्सियत के लोग हैं। मैं तो उस कांग्रेस में भी छोटे का रूप से कार्यकर्ता से मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ। और आपने कहा कि हम लोग कमेरा समाज से हैं, और ऐसे समाज से हैं जिसका मुख्य पेशा ही खेती होता है और मेहनत कश कौम होती है। तो राजनीति में हम लोग मेहनत की बदौलत यहाँ तक पहुँचे, और भविष्य में भी मेहनत की बदौलत जहाँ भी हम आप पहुँचेंगे उसमें मुझे भरोसा है, और अपनी मेहनत पे मुझे यकीन है कि मेहनत करके राजनीति में भी अगर समाज ने, लोगों ने मेरा सहयोग किया तो मुझे वहां तक पहुंचने का मौका मिलेगा। धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे वीरेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और ईस्ट यूपी के इंचार्ज। शख्सियत के अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी का स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।